जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं रिसर्च वेल इंडिया ग्रुप। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही टेक्निकल नजरिए के लिए हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं चेतन जैन साहब, डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं आनंद राठी के साथ। गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। व्यूअर्स को बता देते हैं, शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं मेल के जरिए। money.guru@zenetwork.com पर आप हमें अपने जो भी प्रश्न और सुझाव हैं मेल कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स हमें 57575 पर आप एसएमएस कर सकते हैं। EQ जरूर लिखेगा अपने प्रश्न और सुझाव से पहले। पहला प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं हम, लक्ष्मण रावत जी का ये प्रश्न है और इनका प्रश्न दिल्ली से है। ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं अशोक लेलैंड पर। स्वागत है आपका। आपने जिस तरह से मेंशन किया है 27 के स्तर पर आपने बताया आपने इसमें खरीदारी की है, ये हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये एग्जैक्टली आप हमें बताएंगे ये जो आपने इसमें इनफैक्ट ये जो निवेश किया ये कितने समय के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं? सर मैंने 1000 शेयर अशोक लेलैंड के लिए हैं 70 रुपए के भाव पे, और मैं करीब 1 साल होल्ड कर सकता हूं। तो मेरा ये सवाल है कि अभी इसे होल्ड करना चाहिए या इसे बेच के निकल जाना चाहिए इसमें से? आपको इस पे समहाउ राय दिलवाते हैं। ये जो पूरा स्पेस है विवेक जी, आप इस पर किस तरह से कॉल लेना चाहेंगे? ये समहाउ हमने देखा है जो रेपो रेट में जिस तरह से कटौती हुई है, इंटरेस्ट रेट्स में कुछ उसका हम देख रहे हैं राहत रहेगी, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट की बात अगर माने, जो लास्ट ईयर जिस तरह से जो ग्रोथ थी उसके अकॉर्डिंगली इस बार जो है चैलेंजेस रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहना चाहिए, मैनेजमेंट मान रही है। साथ साथ अगर हम देखें ये काफ़ी अब जहाँ तक इनकी मार्केटिंग ओरिएंटेड जो अप्रोच रही है कहा जा रहा है उसमें अब काफ़ी अग्रेसिवली इसको मेजरली पुश देने की योजनाएं हैं। आप इनके बीच में किस तरह से इस पर कॉल लेना चाहेंगे आगे चलते हुए? देखिए, ओवरऑल ऑटो सेक्टर को जो हम देखें तो पिछले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ऑटो सेक्टर का। बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था इंटरेस्ट रेट के दबाव के चलते, लेकिन उसके बाद फिर से ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। लेकिन अशोक लेलैंड का पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था। अगर आप फंडामेंटल्स की तरफ देखेंगे तो फंडामेंटल्स भी एवरेज काइंड ऑफ फंडामेंटल्स रहे हैं कंपनी के, लेकिन अभी जो रिसेंट में कुछ स्टेटमेंट्स हमने मैनेजमेंट से सुने हैं वो काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि इन्होंने अभी एक रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि ये एरोस्पेस के फील्ड में उतरना चाहते हैं, वहाँ पर सिविलियन और डिफेंस दोनों ही तरह के इक्विपमेंट्स ये मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जिसके लिए ये फॉरेन कंपनी से भी ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप्स की तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि उसके लिए फंड्स इनके पास कहाँ से आएंगे? तो फंड्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, वो चीज़ क्लियर होने के बाद इसमें डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो मैनेजमेंट ने जो भी चीज़ें अनाउंस की है उस पर वो एक्शंस लेते हैं और वो चीज़ें करते हैं तो ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर। तो इसको आप होल्ड कीजिए 2 साल के नज़रिए से, तो यहाँ से एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। राइट, तो ये राइट। आइए अब हम अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ये प्रश्न बेंगलुरु से है, ये मेल के जरिए सवाल आया है, अरविंद जी का परसिस्टेंट सिस्टम्स पर है और ये जानना चाह रहे हैं 50 शेयर 310 के स्तर पर। ये हम स्क्रीन पर लेते हैं क्वेरी और फिर इसको टच करते हैं। किस तरह से जानना चाह रहे हैं, इसके साथ इनको सफ़र आगे तय करना चाहिए। आप कैसे कॉल लेंगे विवेक जी परसिस्टेंट सिस्टम्स पर? समहाउ ये अगर हम FY12 की बात करें, ग्लोबली इनकी तरफ से काफ़ी एक्सपेंशन मोड में रहे हैं और मेजरली इन्वेस्टमेंट्स भी जिस तरह से देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर हो, लाइफ साइंसेस को लेकर, उसके रिसर्च को लेकर जिस तरह से निवेश भी काफ़ी रहा है। यहाँ तक इनफैक्ट मैनेजमेंट कह रही जो नैस्कॉम की गाइडेंस है उसको भी वो बीट करने की योजना बना रहे हैं। तो फिर आप फिर भी किस तरह से इस पर कॉल लेते हैं और कैसे आगे रहा नजर आ रही है आपको? परसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसी कंपनी है जिससे मैं काफ़ी क्लोजली जुड़ा रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था तो ये कंपनी पुणे में एक छोटी सी बिल्डिंग में अपना कारोबार शुरू किया था इन्होंने जी। और ये कंपनी अगर जो पिछले 10 साल के अंदर मैं देखता हूँ, इट हैज़ ग्रोन मल्टीफोल्ड। तो ग्रोथ रेट में तो नो डाउट हम कोई डाउट नहीं कर सकते कि इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है और एक्सपेंशन प्लान्स जो इनके हैं डेफिनेटली ये उसको अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल लास्ट 3-4 ईयर्स का हम रिकॉर्ड देखें तो दे हैव शोन ए ग्रोथ ऑफ अराउंड 30% ईयर ऑन ईयर जी। तीसरा ग्रोथ, लेकिन अगर हम देखें अभी जो एक एनवायरनमेंट है ये काफ़ी एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। ऐसे में मतलब क्या आप आगे देखते हैं, क्योंकि नैस्कॉम की तरफ से जो गाइडेंस है मतलब काफी कंजर्वेटिव है। मैं आपकी बात से बिल्कुल यहाँ पर सहमत हूँ कि आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा इन्वायरमेंट ग्लोबल परिस्थितियों को देखते हुए, और दूसरा डॉलर और रुपये का जो
अप एंड डाउन चल रहे हैं उसको देखते हुए आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। लेकिन उसमें भी ओवरऑल देखें ग्रोथ अगर जो पूरे वर्ल्ड में हो रही है, ग्रोथ इंडिया में हो रही है, तो आईटी सेक्टर के बिना ये ग्रोथ नहीं हो सकती। सो आईटी सेक्टर इज बाउंड टू परफॉर्म। तो ये मिड कैप स्पेस में अगर जो आईटी सेक्टर में कोई स्टॉक पिक करना है तो ये हमारी टॉप पिक रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम्स, एंड आने वाले 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है स्टॉक। टेक्निकल बैक आज बातचीत हो रही है इक्विटीज पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विवेक नेगी वेल इंडिया ग्रुप से और आनंद राठी से चेतन जैन साहब है। अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं नेस्ले इंडिया पर और प्रश्न पूछने के लिए नेक्स्ट व्यूअर इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं। आपका स्वागत है। आप प्लीज अपना बताएं हमें डिटेल्स। मीनाक्षी जी हैं चंडीगढ़ से। यस मैम, गुड इवनिंग। मेरा सवाल जो है नेस्ले इंडिया पे है। मैंने जनवरी में 20 शेयर लिए थे इसके 4150 के लेवल पर। तो अब आगे मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहे, क्या करना चाहिए मुझे? इनफैक्ट ये आपका आउटलुक किस तरह से है नेस्ले को लेकर? आपको क्या फंड्स की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ही है थोड़ा। आपको राय दिलवाते हैं। इनफैक्ट अभी जो रिजल्ट्स भी हम स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे इसमें समहाउ जो अगर हम डिटेल्स देखें नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 8% के करीब का उसमें इजाफा रहा, लेकिन फिर भी कंसर्न्स कई सारे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, विवेक साहब जिस स्ट्रैटेजी के साथ कंपनी चल रही है, हमने देखा 2010 में कंपनी का पूरा फोकस वॉल्यूम्स पर, इनफैक्ट साथ साथ जो मार्केट साइज है उसको एक्सपैंड करने पर था, जहां उन्होंने प्राइजेस काफ़ी हद तक होल्ड भी किए थे। 2011 में स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ, हमने देखा एक प्राइस लेड ग्रोथ की तरफ कंपनी ने ध्यान केंद्रित किया। ये अब स्ट्रैटेजी जो आगे की रहने वाली है, क्योंकि इसको लेकर जो कुछ कंसर्न्स हैं और खासकर जो हम देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन को लेकर भी जो कंसर्न्स बरकरार हैं, लेकिन समहाउ इनपुट कॉस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि वो थोड़ा ईज आउट हो रही है। मतलब इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, नेस्ले एक बहुत अच्छी फंडामेंटल स्टोरी है एंड दिस इज बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन इट्स सेगमेंट। ओवरऑल इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ कंसर्न्स उभर कर सामने आए हैं, जैसे कि इनके मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर है काफ़ी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ से बिजनेस थोड़ा सा कम आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ कम आ रही है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान्स थोड़ा क्लैरिटी नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से कि आने वाले समय में किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इनका जो पी रेशो अगर हम देखते हैं इस समय अराउंड 46-47 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही हाई है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री पी ऑफ 37। तो हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। हम यहाँ पर ये तो नहीं कहेंगे कि इसको बेचना चाहिए, पर यहाँ से करेक्शन हो सकता है और करेक्शन में इसको खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी ने लिया हुआ है तो यहाँ पर बेच दें और करेक्शन पर दोबारा से खरीदें। राइट, तो इस तरह से आपके समक्ष व्यूज हैं, आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न अंबाला से है, अभिषेक जी का प्रश्न रेणुका शुगर्स पर। आपका स्वागत है, बताइए प्रश्न प्लीज। सर मैंने 500 शेयर रेणुका शुगर के सर 30.5 पे खरीदे हैं जी। तो सर कैन यू प्लीज गाइड मी कि शुड आई होल्ड इट और एग्जिट इट फ्रॉम द स्टॉक? आपको इस पर राय दिलवाते हैं। हमारे साथ जिस तरह से दोनों मेहमान मौजूद हैं फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिए के लिए। विवेक साहब, आप कैसे देख रहे हैं श्री रेणुका शुगर्स? ये समहाउ बताया जा रहा है जो प्लांटेशन जिस तरह से है वो बेहतर है और कहा जा रहा है मतलब हम हेड कर रहे हैं एक और सरप्लस शेयर की तरफ। ऐसे में इस बैकड्रॉप में आप कैसे कॉल लेंगे? और जो ग्लोबली भी शुगर प्राइसेस में हम देख रहे हैं जो सूरत हाल है, जो देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10-11 मंथ के लो पर हैं, तो आप कैसे इस पर कॉल लेंगे? पिछले 1-2 साल में शुगर सेक्टर न्यूज़ ड्रिवन सेक्टर रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अनाउंसमेंट्स हमने देखे हैं, कभी एक्सपोर्ट की लिमिट बढ़ा दी जाती है, कभी कम कर दी जाती है। उसके अलावा प्रोडक्शन के नंबर्स भी बार बार रिवाइज कर दिए जाते हैं। तो काफ़ी इश्यूज रहे हैं शुगर सेक्टर में, जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाया है। लेकिन अभी करंटली हम देखें तो कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आई हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट लिमिट बढ़ा दी गई है, शुगर के प्राइसेस भी थोड़ा फार्म अप हो रहे हैं, तो उसका भी फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा, प्रोडक्शन फ्रंट पे हम देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर सामने निकल के आए हैं। तो प्रोडक्शन और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स, ये दोनों चीज़ें बढ़ने से कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। और आई थिंक यहाँ पर ये स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स हैं शुगर कंपनीज के, अंडर वैल्यूड हैं। तो इन प्राइसेस पे आप खरीदते हैं, कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल सकते हैं। अगला प्रश्न शामिल करते हैं। यस बैंक पर क्वेरी है और ये प्रश्न है मुंबई से। अरुणव जी समय लाइन पर हैं, आपका स्वागत है, बताइए प्लीज। आप लाइन पर हैं इस समय अर्णव जी? यस प्लीज। नमस्कार, बताएं आप यस बैंक पर क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं ये पता करना चाहता हूँ, ये अभी रिजल्ट्स आए हैं जिस तरह से, तो इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा? आपको राय दिलवाते हैं।
किस तरह से इस पर कॉल लेना चाहेंगे आप विवेक साहब? समहाउ अगर हम देखें मार्केट में कंसर्न्स कई सारे हैं और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर इस समय बढ़ना चाह रहे हैं तो कैसे स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और इन्होंने जीरो इन किया है येस बैंक पर। खासकर अगर हम देखें ये प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से अभी बैंक ब्रांच एक्सपेंशन पर काफ़ी जोर दे रहा है, हमने देखा है जहाँ तक सदर्न पार्ट की बात है वहाँ पर टियर 1 जो शहर हैं वहाँ पर जोर रहेगा, नॉर्दर्न पार्ट में कह रहे हैं जो छोटे मंझोले शहर हैं वहाँ पर तवज्जो रहने वाला है। ये आप समहाउ कैसे देखते हैं जो बैंक की योजनाएं हैं, और हमने देखा जैसे अभी जो इंटरेस्ट रेट्स में भी अब एक डिप शुरू हुआ है, कैसे आप कॉल लेना चाहेंगे? देखिए, इस बैंक के अभी रिसेंटली रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट ओवरऑल अच्छे रिजल्ट कहे जा सकते हैं, लेकिन अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं रहे हैं, क्योंकि येस बैंक से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं इन्वेस्टर्स की। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रॉफिट्स में एटलीस्ट 40% का इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो कि 34% के आसपास रहा है। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को अगर जो हम देखें तो यहाँ से एक रीबाउंड हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल होती है जो कि 2 से 3 साल तक चलती है। पिछले कुछ समय से इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे थे। 13 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया है जी। तो हम ये मानते हैं कि ये साइकिल अभी रुकने वाली नहीं है, ये कुछ समय के लिए आगे कंटिन्यू रहेगी। तो उसका कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पर डेफिनेटली एक फ़ायदा मिलेगा बैंक्स को। दूसरी चीज़ ये है कि इंडस्ट्री में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा था। मैन्युफैक्चरिंग आप देख लीजिए, कैपिटल गुड्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, वहाँ से डिमांड काफ़ी कम हो गई थी हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे वहाँ से डिमांड निकल कर आएगी और बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली अगर जो हम येस बैंक की बात करें तो इनका असेट क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहा है। इस बैंक ने शुरू से अब तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आज एक खराब खबर आई है बैंक के अंदर कि एक रोबो बैंक ने कुछ अपने शेयर्स सेल किए हैं। तो वो एक हम पर्सनल परसेप्शन कह सकते हैं कि उन्होंने सेलिंग की है, किसी वजह से की होगी। एंड समहाउ अभी जो रेटिंग एजेंसीज का भी जो बैंकिंग क्षेत्र को भी लेकर जो उसमें था, हमने देखा था बैंक के तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस पर स्टेटमेंट भी था कि काफ़ी प्रीमेच्योरली जिस तरह से ये कहा स्टेटमेंट्स जिस तरह से आई हैं, क्योंकि जो अभी बजट में अनाउंसमेंट्स हुई हैं फिस्कल डेफिसिट को लेकर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन हमने जिस तरह से ये भी उसके समक्ष रखा है। आइए इस पर एक राइट, इतना ही समय था आज के कार्यक्रम में। हम आप दोनों का ही शुक्रिया करना चाहेंगे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन चलते चलते आप दोनों की तरफ से डिस्क्लोजर्स जिन काउंटर्स पर हमने बातचीत की है, चेतन साहब डिस्क्लोजर्स। देखिए, जो भी काउंटर्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, हमने हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस किए हैं, इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। विवेक जी डिस्क्लोजर्स। जिन लाइंस पर हमने आपके शो पर सजेस्ट किया है उन्हीं लाइंस पर हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना।